वेलकम टू एसवी न्यूज यूट्यूब चैनल। भारतीय लोकतंत्र में चुनावों को एक त्योहार की तरह माना जाता है, पर क्या हो अगर इस त्योहार की नींव पर ही सवाल उठने लगे। हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ। बिल्कुल। पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनावी प्रक्रिया में बहुत बड़ी सनसनीखेज धांधली के आरोप लगाए। और उसके कुछ ही दिनों बाद बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर भी सामने आए। उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पलटवार किया, अपने आरोप सामने रखे। और इस पूरे आरोप प्रत्यारोप के बीच में चुनाव आयोग ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जी। सबको उम्मीद थी कि शायद कुछ साफ होगा, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के जवाबों ने मुझे लगता है मामले को सुलझाने के बजाय और उलझा दिया। हाँ, तो आज हम इसी उलझे हुए धागे को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि ये आरोप हैं क्या, इनके पीछे क्या सबूत दिए जा रहे हैं, और वो संस्था जिस पर निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है वो खुद सवालों के घेरे में क्यों आ गई है। तो चलिए सबसे पहले उस मामले पे आते हैं जिसने ये पूरा बवंडर खड़ा किया, महादेवपुरा। राहुल गांधी ने बैंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट के सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटों का दावा किया। 1 लाख? ये आंकड़ा ही अपने आप में बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। ये सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। क्या हमारे पास कोई ठोस जानकारी है कि यह आंकड़ा आया कहां से? बिल्कुल, और यही इस आरोप को गंभीर बनाता है। ये सिर्फ हवा में कही गई बात नहीं थी। उन्होंने इसे साबित करने के लिए 5 अलग-अलग तरीकों का एक पूरा ब्यौरा दिया। अच्छा। हाँ, पहला 11,000 से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर, एक ही व्यक्ति का नाम लिस्ट में कई बार था। दूसरा, 40,000 से ज्यादा पते या तो फर्जी थे या अमान्य। 40,000? जी। तीसरा, एक ही पते पर 10,000 से ज्यादा बल्क वोटर रजिस्टर्ड थे, जो कि लगभग असंभव है। एक ही पते पर 10,000 लोग? ये तो किसी मोहल्ले की आबादी हो गई। सही कहा। चौथा, 4,000 से ज्यादा वोटर ऐसे थे जिनकी तस्वीरें या तो थी ही नहीं या पूरी तरह से अमान्य थीं। और पांचवा, फॉर्म 6 जो नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए होता है, उसका 33,000 से ज्यादा बार दुरुपयोग किया गया। तो जब इन सबको जोड़ा जाता है तो आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच जाता है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र की कहानी है, जहाँ कुल वोट लगभग 6.5 लाख ही हैं। और यहीं पर इसका असली असर दिखता है। उस लोकसभा सीट पर जीत और हार का अंतर सिर्फ 32,707 वोटों का था। और आरोप है 1,02,050 फर्जी वोटों का। बिल्कुल। अगर इन आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो इसका सीधा मतलब है कि चुनाव का नतीजा पूरी तरह से गलत था। तो मुद्दा सिर्फ कुछ डुप्लीकेट वोटर का नहीं है, ये एक पैटर्न दिखाता है, फर्जी पतों से लेकर तस्वीरों में हेरफेर और फॉर्म के दुरुपयोग तक। आरोप ये है कि ये कोई गलती नहीं बल्कि एक सोचा समझा ऑपरेशन था। महादेवपुरा में वोटर लिस्ट की गड़बड़ी के बाद आरोप महाराष्ट्र की तरफ मुड़ गए, जहां विवाद का केंद्र बना सीसीटीवी फुटेज। ये मामला क्या है? महाराष्ट्र का मामला और भी पेचीदा है। देखिए, लोकसभा चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव के बीच सिर्फ 5-6 महीने का फर्क था। हाँ, बहुत कम समय था। लेकिन इस छोटे से समय में राज्य में 1 करोड़ नए मतदाता जुड़ गए। 1 करोड़? ये तो कई छोटे देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। बिल्कुल। और इसी को लेकर विवाद शुरू हुआ। चुनाव आयोग ने कहा कि महाराष्ट्र में 5:30 बजे के बाद बहुत ज्यादा वोटिंग हुई, जिससे वोटिंग प्रतिशत अचानक बढ़ गया। अच्छा। लेकिन कांग्रेस के पोलिंग एजेंट जो वहां मौजूद थे, उनका कहना था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। 5:30 के बाद तो बूथ लगभग खाली थे। तो इसका सच तो सीसीटीवी फुटेज से आसानी से पता चल सकता था। फुटेज देखकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। वही होना चाहिए था। लेकिन यहीं कहानी में एक मोड़ आता है। चुनाव आयोग ने जून में एक निर्देश जारी किया कि चुनाव के 45 दिनों के बाद सारा सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर दिया जाए। नष्ट कर दिया जाए? ये तो बहुत ही अजीब है, खासकर तब जब नतीजों पर इतने गंभीर सवाल उठ रहे हों। बिल्कुल। और रुकिए, जब इंडिया टुडे ने आरटीआई लगाकर पूछा कि फुटेज क्यों नष्ट किया गया, तो चुनाव आयोग ने कहा कि मामला सबजुडिस है, यानी कोर्ट में है, इसलिए जानकारी नहीं दे सकते। सबजुडिस तो एक बहुत सुविधाजनक बहाना बन सकता है। क्या इस पर कोई नियम नहीं है कि कब जानकारी रोकी जा सकती है और कब नहीं? आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। 2017 में केंद्रीय सूचना आयोग का एक साफ फैसला है। फैसला कहता है कि सबजुडिस के आधार पर जानकारी सिर्फ तभी रोकी जा सकती है जब किसी अदालत ने खास तौर पर उस जानकारी को साझा करने से मना किया हो। और इस मामले में तो ऐसा कोई आदेश नहीं था। नहीं, कोई अदालती आदेश नहीं था। और जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सवाल पूछा गया, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो तो और भी हैरान करने वाला था। उन्होंने निजता यानी प्राइवेसी का हवाला दे दिया। हाँ, कहा कि फुटेज में महिला मतदाता हैं। 1 मिनट, निजता,
पोलिंग बूथ पर? ये तर्क तो थोड़ा अजीब नहीं है? ये सिर्फ अजीब नहीं, ये तर्क ही बेबुनियाद है। पोलिंग बूथ एक सार्वजनिक जगह है, किसी का बेडरूम नहीं। और फुटेज का मकसद सिर्फ ये गिनना था कि कितने लोग वोट डालने आए, न कि किसी के चेहरे की पहचान करना। ये तो ऐसे ही हुआ जैसा कोई कहे कि ट्रैफिक सिग्नल पर लगे कैमरे से गाड़ियों की गिनती नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बैठे लोगों की निजता का हनन होगा। सही कहा। अगर चुनाव में धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोपों की जांच के लिए भी सीसीटीवी का इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो फिर उन्हें लगाने का मतलब ही क्या है? तो महाराष्ट्र में विवाद सीसीटीवी फुटेज यानी वोटिंग के बाद के सबूतों को लेकर था, लेकिन मध्य प्रदेश में आरोप वापस वोटिंग से पहले की गड़बड़ियों पर चले जाते हैं। हाँ, वोटर लिस्ट में ही अचानक आए उछाल पर। ये क्या मामला है? मध्य प्रदेश का मामला भी महाराष्ट्र से मिलता जुलता है। वहां कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव की 27 सीटों पर धांधली का आरोप लगाया। एक उदाहरण सुर्खी सीट का है। सुर्खी? वहां बीजेपी सिर्फ 2178 वोटों से जीती। और दिलचस्प बात यह है कि चुनाव से ठीक पहले के 2 महीनों में उस एक सीट पर 8,994 नए वोटर जोड़े गए थे। और ये सिर्फ एक सीट की बात नहीं है ना? पूरे राज्य के आंकड़े क्या कहते हैं? पूरे मध्य प्रदेश के आंकड़े एक अजीब कहानी बताते हैं। जनवरी से अगस्त 2023 तक यानी 7 महीनों में लगभग 4,64,000 नए वोटर जुड़े। ये तो सामान्य लग सकता है। हाँ, ये तो ठीक है। लेकिन असली कहानी अगले 2 महीनों की है। सिर्फ 60 दिनों में 16 लाख से ज्यादा नए वोटर जुड़ गए। 16 लाख? हाँ, इसका मतलब है हर दिन औसतन 25,000 रजिस्ट्रेशन। ये सामान्य नहीं, ये एक सैलाब है। इन आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं, कोर्ट क्यों नहीं गए? नतीजों के 45 दिन के अंदर चुनाव याचिका दायर करनी चाहिए थी। क्या ये जायज सवाल नहीं है? हाँ, तकनीकी तौर पर वो सही है। हमारे कानून, खासकर संविधान का अनुच्छेद 329 साफ कहते हैं कि एक बार चुनाव के नतीजे घोषित हो जाएं, तो सारी लड़ाई सिर्फ कोर्ट में चुनाव याचिका के जरिए ही हो सकती है। चुनाव आयोग के हाथ बंध जाते हैं। तो फिर समस्या क्या है? लेकिन यही कहानी में एक बड़ा लेकिन आता है। और वो लेकिन क्या है? वो लेकिन है सबूत। याचिका दायर करने के लिए आपको ठोस सबूत चाहिए, और इन मामलों में मुख्य सबूत यानी सीसीटीवी फुटेज को नष्ट करने का आरोप खुद चुनाव आयोग पर ही लग रहा है। अच्छा, तो ये एक तरह की कैच-22 सिचुएशन बन जाती है। बिल्कुल। आप सबूत कैसे लाएंगे जब सबूत देने वाली संस्था पर ही उसे मिटाने का आरोप हो? तो एक तरफ तो सबूतों को लेके ये गतिरोध है और दूसरी तरफ उस संस्था पर ही सवाल उठ रहे हैं जिसे इन सब की निगरानी करनी है। और ये सवाल सीधे चुनाव आयोग के गठन की प्रक्रिया तक जाते हैं। हाँ, और यहीं से ये मामला किसी एक पार्टी के आरोप से बढ़कर संस्था की निष्पक्षता का बन जाता है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बर्नवाल मामले में एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। हाँ, मुझे याद है। कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में निष्पक्षता लाने के लिए एक समिति बनेगी, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई होंगे, ताकि किसी एक पक्ष का दबदबा न रहे। बिल्कुल। लेकिन सरकार ने इस फैसले को बदलने के लिए एक नया कानून बना दिया। हाँ, सरकार एक नया कानून ले आई और उस समिति के स्ट्रक्चर को ही बदल दिया। नए कानून में मुख्य न्यायाधीश को हटाकर उनकी जगह प्रधानमंत्री द्वारा चुने गए एक कैबिनेट मंत्री को शामिल कर लिया गया। तो इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि 3 सदस्यों की समिति में 2 सदस्य सरकार के हो गए और 1 विपक्ष का। हाँ, यानी 2.1 का बहुमत हमेशा सरकार के पास। और इसी कानून में एक और हैरान करने वाला प्रावधान जोड़ा गया है ना, आयुक्तों को एक तरह की कानूनी सुरक्षा देने वाला। हाँ, और वो बहुत चिंताजनक है। नए कानून में ये जोड़ा गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्तों पर उनके कार्यकाल के दौरान किए गए किसी भी काम के लिए कोई दीवानी या आपराधिक कार्यवाही नहीं हो सकती। मतलब उन्हें पूरी तरह से इम्यूनिटी दे दी गई? एक तरह से हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस अंपायर पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगे, उसे ये कहकर सुरक्षा दे दी जाए कि अंपायरिंग के दौरान लिए गए किसी भी फैसले के लिए उस पर कोई केस नहीं हो सकता। ये तो सीधे सीधे हितों का टकराव है। बिल्कुल। और मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, जिनकी भूमिका पर आज इतने सवाल उठ रहे हैं, उनकी नियुक्ति इसी नए कानून के तहत हुई थी। जी हाँ, जिस समिति ने उन्हें चुना उसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे और विपक्ष के नेता ने उनकी नियुक्ति पर अपनी असहमति दर्ज कराई थी। तो जिस प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे, उसी प्रक्रिया से हुई नियुक्ति अब इन विवादों के केंद्र में है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का एक और बड़ा मामला बिहार से सामने आया, जहां एक खास तरह का संशोधन अभियान, जिसे SIR कहते हैं, चलाया गया। वहां क्या हो रहा है? बिहार की कहानी तो और भी अजीब है। वहां मतदाता सूची से नाम हटाने का एक बड़ा अभियान चला। आरोप है कि इस प्रक्रिया में
जीवित लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। जिंदा लोगों को मृत? हाँ, जबकि सालों पहले मर चुके लोगों के नाम लिस्ट में बने रहे, जैसे भासु सिंह और कृष्णा देवी, जिनकी 8 साल पहले मौत हो गई थी, उनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट में थे, लेकिन उनके जिंदा बेटे दिलीप का नाम काट दिया गया था। राहुल गांधी का एक वीडियो भी था, मृतकों के साथ चाय, वो शायद इसी से जुड़ा था। हाँ, वो इसी मुद्दे पर था। सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले गए और उन्होंने अदालत में उन 2 लोगों को पेश कर दिया जिन्हें कागजों पर मृत घोषित कर दिया गया था। सिर्फ ये दिखाने के लिए कि सिस्टम में कितनी बड़ी गड़बड़ी है। बिल्कुल। और इस संशोधन का पैमाना क्या था? योगेंद्र यादव के अनुसार ये भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी संशोधन में 0 नाम जोड़े गए और एक साथ 65 लाख नाम हटा दिए गए। 65 लाख नाम हटा दिए गए? हाँ, आमतौर पर कुछ नाम जुड़ते हैं, कुछ हटते हैं, एक संतुलन बना रहता है। यहाँ सिर्फ नाम काटे गए। और सिर्फ नाम ही नहीं, पतों में भी धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। गजब की धोखाधड़ी। बिहार के पिपरा विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण लीजिए। एक पता है जो असल में मौजूद ही नहीं है। उस काल्पनिक पते पर अलग अलग परिवारों और जातियों के 509 वोटर रजिस्टर्ड है। एक काल्पनिक पते पर? हाँ। एक और ऐसे ही फर्जी पते पर 459 लोग रजिस्टर्ड मिले। हद तो तब हो गई जब वोटर लिस्ट में YTDTR जैसा नाम मिला। YTDTR, ये कैसा नाम है? ये कोई नाम नहीं है, ये बस कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने से बना एक शब्द है। तो जब राहुल गांधी ने ये सब आरोप लगाए, चुनाव आयोग ने उनसे सबूत के तौर पर हलफनामा यानी एफिडेविट मांग लिया। इस पर भी एक नया विवाद खड़ा हो गया। हाँ, और सवाल ये उठा कि जब बीजेपी के अनुराग ठाकुर ने भी आरोप लगाए थे तो उनसे हलफनामा क्यों नहीं मांगा गया? तो इस पर चुनाव आयोग ने क्या कहा? चुनाव आयोग ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स जैसा एक अस्पष्ट सा जवाब दिया। एक मिनट, ग्रेडेड रिस्पॉन्स, इसका मतलब क्या हुआ? क्या चुनाव आयोग ये कह रहा है कि वो आरोपों की गंभीरता के आधार पर तय करेगा कि किससे सबूत मांगना है और किससे नहीं? ये तो बहुत ही मनमाना तरीका लगता है। बिल्कुल, और ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के भी खिलाफ है। वो सिद्धांत कहता है कि जिस पर आरोप लगा हो वो खुद जज नहीं बन सकता। सही बात है। यहाँ चुनाव आयोग पर ही मिली भगत के आरोप लग रहे हैं, तो वो किस नैतिक अधिकार से सामने वाले से ही सबूत मांग सकता है? ये तो ऐसा है कि पुलिस पर चोरी का आरोप लगे और पुलिस कहे कि पहले तुम हलफनामा देकर साबित करो कि हमने चोरी की है। इन बड़े मामलों के अलावा भी कुछ छोटी छोटी घटनाएं हैं जो इस पूरी तस्वीर को और धुंधला करती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में वो वीडियो जिसमें एक व्यक्ति बीजेपी के लिए 8 बार वोट डालता हुआ दिखा। या फिर चंडीगढ़ मेयर चुनाव, जिसे तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र की हत्या कहा था। हाँ, वो तो कैमरे पे पकड़ा गया था। बिल्कुल, वहां रिटर्निंग ऑफिसर कैमरे पर मतपत्रों को खराब करते हुए पकड़ा गया था। वो सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया, इसलिए धोखाधड़ी पकड़ी गई और सुप्रीम कोर्ट ने नतीजा पलट दिया। ये दिखाता है कि जब सबूत सामने होता है तो क्या हो सकता है। हरियाणा के एक पंचायत चुनाव में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दोबारा गिनती हुई और नतीजा बदल गया। तो जब हम इन सभी मामलों को एक साथ देखते हैं, महादेवपुरा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, तो ये अलग अलग घटनाएं नहीं लगती। ये एक पैटर्न की तरफ इशारा करती हैं, जहां चुनावी प्रक्रिया के हर चरण पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वोटर लिस्ट बनाने से लेकर वोटिंग के दिन की घटनाओं और वोटों की गिनती के बाद के सबूतों तक, हर चरण पर। तो कुल मिलाकर हम आरोपों, जवाबी आरोपों, कानूनी प्रक्रियाओं और संस्थागत सवालों के एक बहुत ही जटिल जाल में फंसे हुए हैं। एक तरफ गंभीर आरोप हैं, दूसरी तरफ सबूतों को छुपाने के आरोप हैं। और इन सबके बीच चुनाव आयोग जैसी संस्था की अपनी भूमिका ही कटघरे में है। और ये हमें आज के सबसे बड़े और विचारोत्तेजक सवाल पर लाकर छोड़ता है। बिल्कुल, जब निष्पक्ष अंपायर मानी जाने वाली संस्थाएं खुद आरोपों के घेरे में हों, तो एक लोकतंत्र चुनावी प्रक्रिया में जनता के विश्वास को कैसे बनाए रख सकता है? जब सबूत ही विवादित हो जाएं, तो फिर सच्चाई को परखने का रास्ता क्या बचता है? अगर आपको ऐसे ही और भी वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।